हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल एके टीचिंग गुरु पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का बायोलॉजी का पहला अध्याय जीवों में जनन भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय जीवों में जनन भाग 2 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अध्याय 1 जीवों में जनन कक्षा 12 का भाग 2 एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। आज हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अलैंगिक बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले आज हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका प्रकार और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं देखा जाएगा। आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन क्या? अलैंगिक जनन वह जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या? वह जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा हो। किसके द्वारा? केवल एक जनक के द्वारा हो, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें नर या मादा की आवश्यकता नहीं, उसमें केवल एक ही जनक हो, या नर हो या मादा, उसके द्वारा ही संपन्न हो जनन, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। अलैंगिक जनन कहलाता है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में होता है और अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन इसमें जो संतान उत्पन्न होता है वह अपने जनक के समान समरूप क्लोम होता है। इसमें जो संतान उत्पन्न होगा अपने जनक के हूबहू सेम क्लोम होगा। फोटोकॉपी जिसे कहते हैं उसी प्रकार से क्लोम होगा, अपने जनक के हूबहू समान होगा, एकदम पूरा लक्षण टू लक्षण फोटोकॉपी। जैसे हम खड़े हैं ना, मेरे जैसा सेम हूबहू जैसे कोई और आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन ही कहेंगे। अलैंगिक जनन मतलब कहने के लिए है परिभाषा, उसके अलैंगिक जनन कहेंगे। क्लोम होता है, क्या होता है? समरूप या क्लोम होता है। जैसे अमीबा यीस्ट आलू, जैसे क्या है? अमीबा यीस्ट आलू। अमीबा तो नहीं देखे होंगे, ना यीस्ट देखे होंगे। आप लोग को फिगर यहाँ पर दिख जाएगा अमीबा का, अमीबा यीस्ट और आलू का फिगर यहाँ पर दिख जाएगा। आप लोग आलू तो देखे होंगे ना, आलू आप लोग सभी लोग बोए भी होंगे। कितना लोग खाते हैं आलू, सब्जी यूज करते हैं। वो कैसे जनन करते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। हूबहू आलू जब बोते हैं आप खेत में तो आलू ही जैसे आलू निकालता है ना, सेम टू सेम उसी के जैसे होता है हूबहू रूप, उसे क्या कहेंगे? क्लोम। उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के द्वारा संपन्न हुआ है। उसके बाद चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित है। अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन है देखिए। अलैंगिक जनन में पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा पुनरुद्भव भवन, चौथा है खंडी भवन, पांचवा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। आज हम लोग विखंडन, इसका विखंडन देखा जाएगा। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन। द्विविखंडन के द्विविभाजन भी कहते हैं। तो विखंडन देखते हैं, एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं। क्या? जो एक कोशिका है वह दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। चलिए उसके बाद विखंडन के अंतर्गत विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, वो विखंडन। तो द्विविखंडन देखते हैं। क्या देखेंगे? द्विविखंडन जब एक कोशिका दो बराबर भागों या दो कोशिकाओं में विभाजित होते हैं तो विभाजित होकर नई संतान की उत्पत्ति करता है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। जब एक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और विभाजित होने के फलस्वरूप दो नए संतति का उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन कहते हैं। जैसे में आ जाएगा अमीबा पैरामीशियम। क्या आ जाएगा? अमीबा पैरामीशियम। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं अमीबा का, कैसे द्विविखंडन होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है। यह क्या है? एक अमीबा है। यह अमीबा है। इसका यह एक केंद्र या कोशिका कह सकते हैं। यह इसका केंद्र है यहाँ पर। इसके बाद इसका सर्किल यहाँ है। इसके बाद इसका केंद्र बढ़ा। इसका केंद्र क्या हुआ? धीरे और बढ़ा। इसका केंद्र में बढ़ोतरी हुआ। फिर उसके बाद इस रूप में आ गया। इसका केंद्र, दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दो बराबर भागों में विभाजित होने की कोशिश कर रहा है। इसका एक केंद्र बड़ा हो गया। केंद्र यहाँ से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहाँ से जब टूटेगा तो दो केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। देखिए जब यहाँ से टूटा तो एक केंद्र किया है, यह एक केंद्र का निर्माण कर लिया, यह एक अमीबा निर्माण कर लिया, यह एक अमीबा निर्माण कर लिया। तो यह दो संतति अमीबा है। क्या है? संतति अमीबा है। यह क्या है? इसका जनक है। यह
जनक है। यह क्या है? यह जनक है। जनक के द्वारा यहाँ पर इसके केंद्र छोटे से थोड़ा वृद्धि हुआ, यहाँ एकदम पूरा वृद्धि हुआ, तो यहाँ वृद्धि हुआ तो यहाँ से खंडित हो गया। जब यहाँ से खंडित हुआ तो एक यह खंडित और यह खंडित दो अमीबा का रूप ले लिया, दो अमीबा का रूप ले लिया, जिसे संतति अमीबा कहते हैं। यह एक अमीबा हो गया, यह एक अमीबा हो गया। आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है बहुखंडन। बहुखंडन, विखंडन का दूसरा क्या है? बहुखंडन। तो बहुखंडन देखा जाएगा जब एक कोशिका लगातार अनेक कोशिकाओं में विभक्त हो। क्या? जब एक कोशिका लगातार अनेक कोशिकाओं में क्या हो? विभक्त हो, मतलब विभाजित हो, विभाजित हो जाता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं, उसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, आपको चित्र यहाँ पर नजर आ जाएगा, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम में देखा जाएगा यह क्या है? एक कोशिका है, यह कोशिका है, इसका कोशिका क्या है? एक केंद्र है, यह एक केंद्र है, यह एक केंद्र है। तो केंद्र जब यह कोशिका बहुखंडन के बाद संतति कोशिकाएं बहुखंडन हो गया। क्या होगा? जब एक कोशिका लगातार विभाजित हो रहा है, लगातार विभाजित होकर इतना बना लिया कोशिकाएं, इतना केंद्र बना लिया, कोशिकाओं का केंद्र बना लिया इतना। बहुखंडन के बाद संतति कोशिकाएं, इसके बाद यह टूट जाएंगी, इसके बाद यह परत जो है कोशिकाएं यह टूट जाएंगी। जब यह टूटेंगी तो नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी? नए संतति कोशिकाओं का निर्माण करेंगी। इस विधि में जो जीव का शरीर है अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस विधि में जो जीव का शरीर है, इस विधि में जो जीव का शरीर है अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जा रहा है। यह एक जीव है, मान लीजिए यह एक जीव है, यह जीव का एक केंद्र है, लगातार विभाजित हो रहा है। लगातार विभाजित होते होते एक समय आ रहा है कि यह जीव का शरीर टूट जा रहा है। यहाँ से जब टूट जा रहा है जो टूटा हुआ जो उसके बाद लगातार जो कोशिकाएं हैं वो नए जीव का उत्पन्न कर रही है, नए कोशिकाएं बना रही हैं। उसके बाद देखते हैं मुकुलन। क्या देखेंगे? मुकुलन देखेंगे। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर क्या हो जाता है? एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल परिपक्व होने पर जनक जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रम में जब जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न हो जा रहा है, उभार उत्पन्न होने के बाद एक मुकुल का निर्माण कर रहा है, वही मुकुल आगे चलकर जब परिपक्व हो जा रहा है तो परिपक्व होने के बाद अपने जनक से अलग होकर, अपने जनक के शरीर से अलग होकर एक नए जनक की उत्पत्ति कर रहा है, एक नए संतान की उत्पन्न कर रहा है। चलिए देखते हैं मुकुल परिपक्व होने पर जनक जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण में हाइड्राइस्ट होगा। हाइड्राइस्ट क्या होगा? हाइड्राइस्ट। यह क्या है? एक हाइड्रा है, यह एक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा है। यह जनक हाइड्रा धीरे धीरे इस पर एक मुकुल निर्माण हुआ, एक मुकुल उभार आया, एक उभार। इस जो उभार निकला है इसे क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। जो यहाँ पर दोनों सटी हुई हैं, इनको सटी हुई को क्या कहेंगे? स्पर्शक कहेंगे। जो यह दोनों सटे हुए हैं इसे हम स्पर्शक कहेंगे। यह धीरे धीरे वृद्धि कर ये देखिए हाइड्रा है ना, हाइड्रा में धीरे धीरे यह वृद्धि कर एक समय आएगा टूट जाएगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। जब यहाँ टूटेगा तो यह नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखा जाएगा पुनरुद्भव भवन। क्या देखा जाएगा? पुनरुद्भव भवन। इस प्रक्रिया में जनन जीव के छोटे छोटे खंडों से संपूर्ण जनक का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? इस प्रक्रिया में जनन जीव के छोटे छोटे खंडों से संपूर्ण जनक का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया। तो अब प्लेनेरिया का चित्र देखा जाएगा आसान तरीके से। प्लेनेरिया में क्या? इसका जनक है, यह जनक है। यह जनक को जब हम
किसी चाकू या किसी से काट दिए जाते हैं, 3 भागों में इसे काटे जाए, जब ये कटे तो इनके 3 भाग की उत्पत्ति 3 न्यू जीव का उत्पन्न किए। क्या? 3 न्यू संतान की उत्पत्ति हुआ, 3 न्यू संतान जन्म लिए। ये कभी मरते नहीं है। आप लोग प्लेनेरिया को देख लीजिएगा, कभी मरते नहीं है। इनको जब काटोगे तो जितना काटोगे उतना जीव नए बनाते चले जाते हैं, अपना संतान की उत्पत्ति करते चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं खंडी भवन है। खंडी भवन में इस विधि में बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित टूट जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्या होता है? इस विधि में जो बहुकोशिकीय जीव है विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित टूट जाते हैं, और ये टूटे वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। देखिए स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा जब एक वृद्धि किया, स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव वृद्धि किया स्पायरोगायरा, यह इसके डीएनए है, यह डीएनए है। तो एक समय आएगा यहाँ से टूट जाएगा, इससे टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यह नए जीव का उत्पन्न किया। 3 है, 1 2 3, तो 3 नए जीव बहुकोशिकीय बनाया, 3 नए जीव बहुकोशिकीय बनाया। इसके बाद देखिए जब 3 नए बहुकोशिकीय बनाया तब ये तीनों ऐसे वृद्धि करेंगे बहुकोशिकीय, जब विकसित होंगे तो ये 3 टूटेंगे। तो ऐसे इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आगे चलते हैं, देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। इसके बाद देखा जाएगा बीजाणु जनन। क्या देखा जाएगा? बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन किसे कहते हैं? इसमें जनक जीव के शरीर में बीजाणु उत्पन्न होता है। किसमें होता है? जनक जीव के शरीर में बीजाणु उत्पन्न होता है। बीजाणु एक कोशिकीय और पतली भित्ति युक्त अगुणित संरचना। क्या है? बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित संरचना है। जैसे हो जाएगा क्लाइडोमोनास बैक्टीरिया कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइडोमोनास बैक्टीरिया कवक। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जो बीजाणुधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे क्या कहलाते हैं? बीजाणुधानी कहलाता है, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव उत्पन्न करते हैं। क्या? कि अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं, विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजाणुधान में क्या पाता है? बीजाणु पाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु फूट जाते हैं, तो फूटने के बाद जब फट जाते हैं तो अनेक बीजाणु उत्पन्न कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्या? अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जो बीजाणुधानी कहलाती है। ये क्या कहलाएगा हम लोग का? बीजाणुधानी कहलाएगा। बीजाणुधानी कहलाएगा, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। और इसमें क्या है? बीजाणु है। इसमें जो है वो बीजाणु पाए जाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में, किस परिस्थितियों में? अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यह इसका क्या है? कवक जाल है। इसका क्या है? कवक जाल है। तो यह इसका क्या है? कवक जाल है। ये तंतु है, कवक तंतु है। ये क्या है? बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी में क्या है? बीजाणु है। बीजाणुधानी में क्या है? बीजाणु है। जब यह एक अनुकूल परिस्थिति आएगा, तो अनुकूल परिस्थिति आएगा तो यह फूट जाएगा। देखिए जब फूटेगा तो देखिए यहाँ पर फूट गया, तो फूटा तो वायु में चला गया, तो अनेकों बीजाणु उत्पन्न कर लिए। कवक के अनेकों बीजाणु उत्पन्न कर लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम लोग कायिक जनन के बारे में पढ़ा जाएगा। अगला लेक्चर जो होगा हम लोग का कायिक जनन के बारे में होगा। धन्यवाद।